चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज आपकी सीडीपी क्लास की स्टार्टिंग, और कोई भी पॉइंट आप लोग आज बिल्कुल भी मिस मत करना। में बात करते हैं जैसे कोई ना कोई सिद्धांत या फिर 2-3 सिद्धांत भी आपको अपने एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है। टेंशन मत लो भाई आप लोग, ठीक है। अगर भरोसा करा है तो एग्जाम के अंदर आप लोग जाके देख लेना। जब एग्जाम आपके अंदर जाएगा तो देख लेना, आपको कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो आपके एग्जाम के अंदर आपको ना देखने को मिले, ठीक है। तो वो आपको अपना रिजल्ट आपको बता देगा, बस जो जो चीज आपको कराता जा रहा हूं उनको करते जाइए, बेफिक्र होगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह कहता है कि जितनी भी जातियां है, चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, XYZ कोई भी हो, तो जितनी भी जातियां होती है तो हर जाति अपनी जाति के पैटर्न को फॉलो करती है। अपनी जाति के पैटर्न को फॉलो करके वो अपना विकास करती है। मान लो हम लोग हैं और हमारे जो बच्चे हैं, भाई हमारा बच्चा इंडिया का बच्चा हो, अमेरिका का बच्चा हो, केन्या का बच्चा हो, अफ्रीका का बच्चा हो, तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो हर बच्चा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो ऐसे ही पैदा होता है। दो उसकी टांगे होती है, दो उसके हाथ होते हैं, ऐसी आंखें होती है, और उसी तरीके से बच्चे का विकास होता है जैसा किसी और दूसरे कंट्री के अंदर उसका विकास होता है। बस कोई काला होता है, गोरा होता है, इस तरीके से थोड़ा बहुत आप उसके अंदर बदलाव होता है, वरना जो हर जाति होती है वो अपनी हर जाति के पैटर्न को फॉलो करती है। शेर का बच्चा होगा वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसी तरीके से होगा जैसा हर जगह देखने को मिलता है। हाथी का बच्चा होगा उतना ही बड़ा पैदा होता है जितना हर जगह वो पैदा होता है। तो ये होता है आपका सिमिलर पैटर्न को जो फॉलो करती है जो हर जाति होती है, ठीक है, चाहे जानवर हो, पक्षी हो या इंसान हो। तो ये विकास का पहला सिद्धांत होता है कि जो विकास होता है वो हर जाति अपने पैटर्न को फॉलो करके विकास को करती है। तो ये विकास का पहला अपना सिद्धांत होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना भाई विकास। आगे बढ़ते हुए आपका अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अगला सिद्धांत और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपके सीटेट के एग्जाम में, पता नहीं पिछली बार एग्जामिनर को क्या इससे इतना प्यार हो गया, भर भर के क्वेश्चन ये वाला आपके एग्जाम में दे दिया, ठीक है। ये आपका जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, ठीक है। जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है कि विकास क्या होता है, एक दिशा की ओर चलता है, नहीं, विकास मल्टी डायरेक्शन होता है। कि विकास क्या होता है, एक दिशा की ओर नहीं चलता, विकास मल्टी डायरेक्शन होता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है। ये बात आप लोग समझ गए। तो पहला जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन आता है कि विकास एक दिशा की ओर जाता है, ये पॉइंट आपका गलत है। विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी अलग अलग दिशाओं की ओर जाता है। अब यहां पर आपको 2 वर्ड याद करने बहुत जरूरी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इनका भाई नाम मेरे कहने से इंग्लिश में नाम याद कर लेना। हिंदी के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कभी आपको मस्का दोमुखी दे देगा, कभी आपको अधोमुखी दे देगा, कभी आपको दूरभिमुखी दे देगा। तो इनके नाम इंग्लिश में नाम याद करना, कंफ्यूज नहीं होगे वरना। देखिए, एक तो होता है आपका सिफेलोकोडल और एक होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है आपका। सिफेलोकोडल होता है आपका जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। सिफेलोकोडल होता है जब विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। इसमें कहा हुआ है ना कि विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास किस डायरेक्शन की ओर चलता है। तो विकास की जो पहली जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, वो होती है उसके सर से और उसके पैर की ओर चलती है। पहले उसके सर का विकास होगा, फिर उसके कंधों का, शोल्डर का विकास होगा, फिर नीचे चलते हुए और लास्ट में उसके पैरों का विकास होगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चा जो होता है पहले रोना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अपने हाथों को, कंधों को चलाना शुरू करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को चलाना शुरू करेंगे, सबसे बाद में अपने पैरों को चलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से अपने विकास को कर रहा है तो समझ लो वो कौन सा है, आपका सिफेलोकोडल है। यानी विकास की दिशा का सिद्धांत उसके अंदर कौन सा है, आपका सिफेलोकोडल है। बताओ आपके अंदर कौन सा हुआ था। अब कुछ तो बता देंगे कि सर मेरे अंदर ये वाला था। अरे गधोश टाइम पर आपको कैसे पता होगा कि कैसे हो गया ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। अगर विकास सेंटर से शुरू होकर, जो आपका सेंटर है, पीछे का जो आपका सेंटर है, मध्य का जो आपका एरिया है, अगर विकास सेंटर से शुरू होकर बाकी के आपके हिस्सों की ओर फैल रहा है तो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल होता है। यानी मध्य से, सेंटर से शुरू होकर बाकी के हिस्सों की ओर अगर आपका विकास हो रहा है तो आपका विकास की दिशा का कौन सा सिद्धांत है, आपका प्रोक्सीमोडिस्टल है। तो ये विकास के जो डायरेक्शन के जो सिद्धांत है, दिशा के जो 2 सिद्धांत है, बड़े महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत है, ठीक है। तो बताओ कौन से सिद्धांत है, अभी भी बता दोगे कि सर ये वाला सिद्धांत है। तो इनको समझ गए आप लोग, सिफेलोकोडल को और आपके प्रोक्सीमोडिस्टल को। आगे बात करते हैं विकास के अगले सिद्धांत की बात, कि जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है।
कि जो बच्चा होता है पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। वही बच्चा पहले उठना सीखता है, जैसे मैंने पीछे बताया भी, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और फिर दौड़ना सीखता है। इस तरीके से बच्चा क्या काम करता है, ये सभी क्रियाएं करना सीखता है। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो सबसे पहले दौड़ना सीख गया हो, फिर चलना सीखा हो, फिर बैठना सीखा हो, फिर उठना सीखना? ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो सभी इसी तरीके से चलना सीखे है ना, इसी क्रम से सीखे। तो विकास कैसा होता है, जनरल टू आपका स्पेसिफिक होता है। आगे बात करते हैं, विकास जो होता है आपका कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी एक बच्चे ने कहा वोम टू टोम होता है, गर्भ से कब्र तक होता है, बिल्कुल सही बात है। और विकास जो होता है आपका मां के गर्भ से शुरू हो जाता है और आपका मृत्यु तक चलता रहता है, जो आपका विकास होता है। इसलिए विकास को आपका एक कंटिन्यूअसली चलने वाला आपका प्रोसेस बताया गया है, यानी कि निरंतर चलने वाला आपका प्रोसेस विकास को बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विकास के बारे में। देखिए, विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी कि विकास का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। वो कैसे भाई, जैसा आप लोग जैसे मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करो। जब आप लोग मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप अपना प्रिडिक्शन लगा सकते हो, पूर्वानुमान लगा सकते हो। यार मेरे तो इतने नंबर बैठ रहे, तो मेरा तो पास हो पाएगा, या इतनी स्कोर कर पाऊंगा, 140 कर पाऊंगा। आप अपना अनुमान लगा सकते हो, उसके अंदर कितना अनुमान लगाएगा। उसी तरीके से हम भी अपने घर के बच्चों का अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मैं इसको इतना खाना पीना दे रहा हूं, उसका शरीर इतनी ग्रोथ कर रहा है, तो इसका शारीरिक विकास कितना होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि विकास का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह भी निकल कर आ रहा है कि बच्चों की जो विकास की जो दर होती है, जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है, वो अलग अलग होती है। अब जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अब मान लो आप में से कुछ बच्चों को खाना दिया अच्छा खासा, तो वो क्या काम करेंगे, उनकी बॉडी बन जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, और जिम विम करा दी उनको, तो उनकी बॉडी बनेगी अच्छी खासी। और कुछ बच्चों को खाना नहीं दिया तो उनकी बॉडी ना बनेगी और पतले से सूख जाएंगे। तो जो विकास की जो दर है, तो सभी बच्चों में क्या एक समान होगी? नहीं होगी। किसी में ज्यादा हो जाएगी, किसी में कम हो जाएगी, किसी में एवरेज हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो विकास की दर होती है वो सभी में अलग अलग देखने को मिलती है। अगर मैं सभी की फोटो यहां पर लगा दूंगा ना, तो आपको ये चीज देखने को मिल भी जाएगी। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि विकास एक का एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, जो बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है? एकीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों के अंदर क्या, बड़ों के अंदर भी पाया जाता है। अब देखो, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरे अंदर यहां पर मेरे सारे अपने बॉडी के पार्ट चल रहे हैं। मेरा हाथ भी चल रहा है, मेरा मुंह भी चल रहा है, मेरा दिमाग भी चल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चा भी क्या काम करता है। जैसे मान लो बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते हुए अपना हाथ से अपना बैलेंस बना रहा है, पैर भी चला रहा है, अपना दिमाग का भी यूज कर रहा है। तो बच्चा क्या काम करता है, अपने एकीकरण के थ्रू अपने सारे शरीर को यहां पर तालमेल के द्वारा अपना साइकिल चला रहा है। तो इसलिए बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है, एकीकरण का गुण पाया जाता है। सभी के द्वारा अपने काम करता है। अच्छा, एक चीज देखो, जब हम लोग चलते हैं तो चलते टाइम हमारा हाथ भी इसी तरीके से चलता है, पैर भी चलते हैं और हमारा हाथ भी चलता है। एकीकरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आपके विकास के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में। जो विकास होता है वो कभी भी लीनियर नहीं पाया जाता, यानी कि एक रेखा में नहीं पाया जाता। क्या विकास सिर्फ एक स्पीड से एक रेखा में पाया जाता है? ठीक है, कि एक स्पीड से विकास हो रहा है या एक रेखा में हो रहा है? नहीं, विकास कभी तो ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इस तरीके से विकास चलता रहता है, कभी भी एक रेखा में विकास नहीं पाया जाता। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां तक आपका क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, विकास जो होता है आपका अंतर संबंधित होते हैं, जितने भी आपके विकास के डोमेन होते हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड होते हैं। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ये क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। मान लो किसी का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो गया, तो बाकी के जितने भी विकास के डोमेन होते हैं उस पर इसका पूरे का पूरा प्रभाव आपको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपस में क्या होते हैं, ये अंतर संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं आपके विकास के अगले सिद्धांत के बारे में। ये एक तरीके से पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, इस सिद्धांत के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, विकास का आपका जो अगला सिद्धांत है वह आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता को सिद्धांत। एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ये यहां पर किसका एग्जांपल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपका एग्जांपल है। जब आप लोग टीचर बन जाओगे, स्कूल के अंदर जाओगे,
वहां पर भी आपको क्लासरूम कैसा देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको क्लासरूम देखने को मिलेगा। तो बच्चों के अंदर जो विकास होता है उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पूरा रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही बच्चे के अंदर क्या होता है, विकास होता है। भाई मान लीजिए किसी के अंदर आपका आईक्यू का लेवल ज्यादा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, आईक्यू लेवल कम है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कम हो जाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही कैसा चलता है, आपका विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास की गति तेज है तो किसी में आपकी कम हो जाएगी, ये आपकी इसके बारे में जानकारी दी हुई है। एक बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ये पॉइंट देख लीजिए, इससे आपका थोड़ा सा चैप्टर यही कवर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 1 नंबर कंफर्म आता है। देखिए हमारी जो इंटेलिजेंस होती है या जो हमारा मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होता है, वो सब हमारा अलग अलग होता है। भाई किसी का मोटिवेशन कुछ और है, कोई जॉब लगने के बाद कोई सोचेगा मेरी शादी हो जाए, कोई सोचेगा मुझे घर मिल जाए, कोई सोचेगा मैं तानों से बच जाऊं। तो हर किसी का जो मोटिवेशन होता है या हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है वो सब अलग अलग है। यहां पर पढ़ने का मतलब हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है, सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा, हाँ आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं हर कोई अलग अलग कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो विकास के अंदर भी क्या होता है, कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा उसके कल्चर में उसको चीजें बताई जाती है उसका सेम प्रभाव देखने को मिलता है, उसके विकास के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आपके हेरिडिटी के ऊपर, आनुवंशिकता के ऊपर, और आपके एनवायरमेंट की पारस्परिकता पर आपका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भाई मान लीजिए जैसे किसी बच्चे का विकास होना है तो विकास में एक तो प्रभाव देखने को मिलेगा उसकी हेरिडिटी का, ठीक है, जो जीन्स उसके माता पिता के थ्रू उसको मिले, और दूसरा प्रभाव देखने को मिलेगा उसके एनवायरमेंट का, कि उसके आसपास के थ्रू उसका एनवायरमेंट किस तरीके का है, उसकी फैमिली में एनवायरमेंट किस तरीके का है, उसके स्कूल में एनवायरमेंट किस चीज का है। तो बच्चे के विकास में हेरिडिटी और उसके एनवायरमेंट दोनों का ही असर देखने को मिलता है। इसलिए ये जो कंसेप्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि जो बच्चे का जो विकास होता है ना वो आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का आपका परिणाम होता है। सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा यह पूछा जाता था कि जो आपका विकास होता है वो केवल आपका आनुवंशिकता की वजह से होता है या केवल आपका पर्यावरण की वजह से होता है, नहीं, वो आपका इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है, ठीक है। जो आपका विकास होता है इन दोनों के बिना आपका विकास हो ही नहीं सकता, मेरा भी नहीं हो सकता, भाई किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों की वजह से आपका विकास होता है। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, आपकी जो हेरिडिटी एनवायरमेंट होती है, ये छोटा सा चैप्टर आपका यही खत्म हो जाएगा, इसको अलग से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आपके हेरिडिटी और आपके एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर एक बार देखिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। जो हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, मैंने कहा जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिली है वही क्या होती है, वो हेरिडिटी होती है। जैसे हमारी जो आंखों का रंग हो गया ये क्या होता है, हेरिडिटी होती है। आनुवंशिकता होती है, क्या होता है, आंखों का जो रंग होता है ये क्या होती है, आनुवंशिकता होती है। जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिली है, कहते हैं ना अरे इसकी हाइट तो इसके पापा पर गई है, या ठीक है इसकी जो नाक है ये तो इसकी मम्मी पर गई है, ये क्या होता है, ये हेरिडिटी होती है। सोचने का जो तरीका होता है वो किसके थ्रू हमको मिलता है, वो हमारे आनुवंशिकता हेरिडिटी के थ्रू हमको मिलता है। पर्यावरण जो होता है, हमारे जो चारों तरफ का जो एनवायरमेंट होता है वो हमारा पर्यावरण होता है। तो जो बच्चे का जो विकास डिपेंड करता है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये भी निकल कर आता है, जो हेरिडिटी होता है वो आपका एक स्थिर होता है, ठीक है, यानी कि आपका स्टैटिक होता है जिसमें कोई भी चेंज आप लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी बच्चों का आंखों का रंग भूरा है या नीला है, क्या आप उसके अंदर कुछ चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट आपका डायनेमिक होता है। एनवायरमेंट कैसा होता है, आपका डायनेमिक होता है, यानी कि इसके अंदर आपका चेंज आप लोग कर सकते हो। एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट है भाई, कुछ भी चेंज आप लोग कर सकते हो, ठीक। तो ये बात आप लोग समझ गए हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर, बात करते हैं एक एक करके। यहां से कोई ना कोई अवस्था आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती है, इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बाल विकास की अवस्थाओं के ऊपर बात करते हैं एक एक करके। जो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। बाल विकास की जो अवस्था होती है, पहली होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। जब बच्चा मां के पेट में होता है उसको कहा जाता है आपका प्रीनेटल स्टेज। जब बच्चा या तो 9 महीने का होता है या आपका 280 दिन का होता है तो होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज। तो यह अवस्था होती है जब बच्चा मां के पेट के होता है, पेट के अंदर होता है, यानी मां के गर्भ के अंदर होता है। तो पहली स्टेज होती है आपकी प्रीनेटल स्टेज, ठीक। अब इसके बाद जो बच्चा होता है वो बच्चा आपका होता है आपका शैशवावस्था के अंदर। जब बच्चा होता है आपका जन्म से लेकर आपका 2 साल का होता है तो इसको कहा जाता है आपका शैशवावस्था कहा जाता है, यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है।
जब बच्चा जन्म से आपका 2 साल तक का बच्चा होता है। ठीक है, ये जो बच्चा देख रहे हो ये मेरी भांजी है जिसका नाम है आपका किट्टो। ठीक है, जिसको जानवी इसका नाम है वैसे। तो यहां पर बच्चा जो होता है बच्चा 2 साल तक का आपका बच्चा होता है। अब देखिए जो आपकी स्टेज ये दी हुई है कि जो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, तो उन स्टेज में बच्चे के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस उनके अंदर होते हैं, क्या क्या बदलाव उनके अंदर होते हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज के अंदर होता है, यानी 2 साल तक का बच्चा होता है, तो क्या काम करता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है, और जो उसका व्यवहार जो होता है, उसका व्यवहार डिपेंड होता है अपना मूल प्रवृत्तियों पर। उसका पूरा का पूरा व्यवहार डिपेंड होता है मूल प्रवृत्तियों पर। कैसा है उसका व्यवहार डिपेंड होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों को भूख लगी। ठीक है, बच्चों को भूख लगी, तो भूख लगने पर बच्चा क्या काम करना शुरू करता है, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है भूख लगने पर। अगर बच्चा आनंदित फील कर रहा है, ठीक है, बच्चा आनंदित फील कर रहा है, ठीक है, अंदर से आनंदित फील कर रहा है, तो बच्चा खुश होना यानी कि हंसना शुरू कर देगा। कैसा शुरू कर देगा, हंसना शुरू कर देगा। जैसे कि यहां पर किट्टो हंस रही है, तो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो किस पर होता है, आपका मूल प्रवृत्तियों पर होता है। जैसी मूल प्रवृत्ति होगी उस तरीके का व्यवहार बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। अगला होता है इसके अंदर, बच्चे के अंदर तेज आपका शारीरिक मानसिक विकास और अधिगम की अवस्था भी आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता यानी कि मोरलिटी देखने को नहीं मिलती। बच्चा कितना भी बड़ा कोई आदमी होगा, दादा होगा, पापा होगा, पिताजी होगा, उसमें थप्पड़ लगा देगा। इसने हमारे खूब भाई थप्पड़ मारे, हमारा चेहरा वगैरह सब नोच दिया इसने। जैसे एक बार हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेट्रो के अंदर बैठे हुए थे, तो उनसे ऑटोग्राफ के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग बाग लाइन में लगे हुए थे कि सर हम मिल लो हमसे मिल लो। तो एक छोटे से बच्चे को उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई आजा हमारे पास आजा, तो बच्चे ने मुंह फेर लिया। अब देखो ये होती है छोटे बच्चे की पावर, क्योंकि बच्चे को अंदर नैतिकता पाई नहीं जाती बिल्कुल भी। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है जो आपकी जो इन्फेंसी स्टेज होती है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है दुनिया की कितनी भी बड़ी कोई भी पावर हो। अगले बात करते हैं इन्फेंसी के बाद बात करते हैं आपकी अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आ गया अगला जो शैतान बच्चा है, जो है तेजी भाई, मतलब जो हम मेरा भांजा है जिसका नाम आपका तेजस। ठीक है, सॉरी तेजस्वीर खारी पूरा नाम ये भाई बोलता है वरना चिढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बारे में। अब बच्चा हो गया आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा हो गया। ठीक है, अब बच्चा हो गया आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक का आपका बच्चा हो गया। इसके अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत पाई जाती है। हर चीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों नहीं है मम्मी, ये ऐसा क्यों नहीं है, वो हमारे कौन लगते हैं, वो घर पे कौन आए। हर चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है आपकी किसके अंदर, आपकी अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज के अंदर क्यूरियोसिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है। ठीक, उसके बाद आपकी इसी अवस्था को कहा जाता है आपका टॉयज कहा जाता है, यानी कि आपकी खिलौने की अवस्था कहा जाता है। हमने और आप लोगों ने जब हम 6 साल तक के थे तो खूब खिलौने इसके अंदर खेले थे। ठीक है, तो गाड़ी चलाई थी या जो भी अपने खिलौने खेले, तो टॉय एज यानी कि खिलौने की अवस्था इसको आपको कहा जाता है। उसके अलावा इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो कल्पनाशीलता वाले गेम्स खेलता है। देखो सीटेट वाले इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, या प्रतीकात्मक खेल जो खेलता है, तो इस स्टेज में खेलता है वो। ठीक है, आपने कल्पनात्मक वाले गेम कैसे खेलता है, जैसे गुड्डे गुड़िया वाले खेलता है। कैसे, गुड्डे गुड़िया वाले खेल खेलता है कि भाई गुड्डा जो होगा उससे राजा बना देगा और गुड़िया को बना देगा रानी बना देगा। चलो एक एम्पायर बना लेते हैं, अपनी एक दुनिया बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो कल्पना वाले जो गेम्स खेलता है बच्चा, वो खेलता है आपके अर्ली चाइल्डहुड जो आपकी स्टेज होती है उसमें बच्चा खेलना आपने स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा भाषा अर्जन के लिए जो सबसे सेंसिटिव जो आपकी स्टेज माना गया वो आपकी माना गया अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज को माना गया। क्यों, देखिए जो बच्चा होता है इस स्टेज में कैसे सीखता है, इस स्टेज में बच्चा सीखता है अपना इमिटेशन के माध्यम से, यानी कि बच्चा सीखता है इसमें अपना अनुकरण के माध्यम से। अब देखिए 6 साल का बच्चा जो कैसे सीखता है, अपनी मातृभाषा को कहां से सीखता है, अपने परिवार वालों से सीखता है। अब जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है उसको वो अनुकरण करके सीख लेता है। ठीक है, तो जैसी भाषा परिवार के अंदर बोली जाएगी उसको वो अनुकरण करके सीख जाता है। इसलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने हमेशा आदर्श भाषा आप लोग बोलिए। ठीक है, तो उसको कैसे सीखता है, वो अनुकरण करके यानी इमिटेशन करके वो सीख जाता है। तो इसलिए इसको भाषा अर्जन के लिए बड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड कहा जाता है। इसलिए जैसी भाषा बोलोगे उसको कॉपी करके वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड आपकी स्टेज के बारे में। अगली बात करते हैं आपकी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज के बारे में, या लेटर चाइल्डहुड इसको स्टेज भी कहा जाता है, दोनों आप लोग इसको कह सकते हो। ये स्टेज होती है, अब बच्चा हो गया आपका 6 साल से लेके 11 साल तक के बीच का।
बच्चा हो गया अब आपका 6 साल से लेके 11 साल तक के बीच का आपका बच्चा हो गया, ठीक है। तो 6 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे के बीच में क्या क्या आता है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। वेरी गुड भाई, 52,000 आप लोगों ने करा दिए, ठीक। तो देखते हैं 52,000 से ज्यादा और आप लोग कितने लेकर जाओगे। 6 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा देखिए क्या क्या करता है। इसको कहा जाता है आरंभिक स्कूल की एज। अब देखिए 6 साल का बच्चा है तो 6 साल का बच्चा स्कूल के अंदर अपना एडमिशन ले लेता है, तो इसलिए स्कूल की आरंभिक एज इसको कहा जाता है। पहली चीज ये हो गई। उसके अलावा इस स्टेज को कहा जाता है गंदी अवस्था कहा जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा 6 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, स्कूल के अंदर जाता है तो खाना खाएगा कपड़ों के अंदर गिरा लेगा, स्कूल से जाएगा या आएगा तो रास्ते के अंदर कोई भी कीचड़ की जगह दिखेगी वहां पर जाकर कूद जाएगा, पार्क से खेल कर आएगा कपड़े गंदे कर आएगा, ठीक है। एक ऐड आता है ना कि दाग गंदे है, वो कपड़े गंदे कर आता है, फिर उसकी मम्मी या दादी वो 10 रुपए का पता नहीं कौन सा देती है कि दाग गंदे है, जा बेटा इससे साफ कर ले। तो गंदी अवस्था इसको कहा जाता है, डर्टी आपकी स्टेज कहा जाता है। खेलों की अवस्था इसे कहा जाता है, ठीक है। तो खेलों की अवस्था किसे कहा जाता है, आपकी जो आपकी यह होती है मिडिल आपकी चाइल्डहुड आपकी स्टेज हो जाती है, ठीक है। संग्रहण करने की अवस्था इसको कहा जाता है। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, टॉय एज जो होती है, जो खिलौने की अवस्था होती है वो तो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, जो खिलौने की अवस्था होती है, और जो खेलों की अवस्था होती है ये आपकी मिडिल चाइल्डहुड हो जाती है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, कलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो आपकी मिडिल चाइल्डहुड के अंदर पाई जाती है। जैसे हम लोग जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो मैं WWE के कार्ड को स्टोरेज करता था कि ये अंडरटेकर का कर लिया, ये ब्रोक लेसनर का कर लिया। जो हमारे साथ में लड़कियां पढ़ती थी वो मोर के पंख को करती थी कलेक्ट, किस हमारे अंदर बुद्धि तेज हो जाएगी, ठीक है। हुई नहीं किसी के अंदर बुद्धि तेज, ठीक। तो कलेक्ट करने की यानी स्टोरेज करने की प्रवृत्ति इस स्टेज के अंदर आपकी पाई जाती है। आगे बात करते हैं इसी स्टेज का कुछ और पॉइंट के बारे में। इसे टोली की, समूह की या गैंग की अवस्था कहा जाता है। देखो जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर हमारे दोस्त यार हमारे बने हुए थे, जैसे स्कूल के बाद लौटकर घर पर आए अपना बैग छोड़ा और सीधा उनके साथ घूमने निकल गए। तो इस स्टेज को कहा जाता है, इसलिए टोली की, गैंग क्या, समूह की अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों के साथ हमें घूमना फिरना उस टाइम पर बहुत पसंद था। इसे जीवन का सबसे अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड इसको कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं या कोई भी आप लोगों से कहे कि अगर आपको अपने पिछले टाइम में भेजा जाए तो किस टाइम में जाना आप पसंद करोगे, आप कहोगे यार स्कूल की लाइफ सबसे बढ़िया थी, ना तो कैरियर की चिंता, ना नौकरी की चिंता, ना दुनिया भर की टेंशन, स्कूल टाइम सबसे बढ़िया टाइम। तो सबसे अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड जो कहा जाता है आपका स्कूल का, इसको कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। जो बच्चा तर्क करना स्टार्ट करना शुरू कर देता है वो आपका इस स्टेज के अंदर अपना करना स्टार्ट कर जाता है, तो तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। जो अगली स्टेज बच्ची है आपकी, अगली स्टेज आपकी किशोरावस्था यानी कि जब बच्चा आपका 11 साल से 18 साल का हो जाता है, ये आपकी एडोलसेंस यानी कि आपकी किशोरावस्था। अब बच्चा कितने साल का हो गया, 11 साल से लेके 18 साल तक का आपका बच्चा हो गया, या फिर 12 साल की शुरुआत आप इसको कह सकते हो, या फिर आप 11 साल का एंड इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब बच्चा 11 से 18 साल तक का यहां पर हो गया। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है अपने परिवार की तुलना में अपने दोस्त यारों की राय ज्यादा लेता है। जो भी अगर मान लो उसको कुछ दिक्कत आई, ठीक है, कोई पॉइंट उसको पूछना हुआ तो अपने दोस्त यार से ज्यादा लेगा कि भाई इसमें मुझे क्या काम करना चाहिए, ठीक है। अपने परिवार से ज्यादा नहीं पूछेगा, अपना दोस्त यार से ज्यादा पूछेगा। जो दोस्त यार ने उसको सलाह दे दी उसको मानेगा। घर वालों ने कहा नहीं तू इस काम को ऐसे कर, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा दोस्त तो ऐसे कह रहा था, अच्छा तेरा दोस्त ऐसे कह रहा था। तो अपने परिवार की तुलना में कंपैरिजन में दोस्त यार की सलाह ज्यादा लेता है। देखो सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इस तरीके के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया है। तो सीटेट में कभी क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पर आधारित नहीं आते, आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा ना किसी भी एक लाइन को आप मिस मत कर देना। ये एक एक लाइन मैंने बड़ी मेहनत के साथ ली है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक एक मैराथन के लिए मेरी कई कई घंटे की मेहनत बनी हुई है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो मैं 5-6 घंटे यहां पर पढ़ा दूंगा, लेकिन इसको बनाने में कितने घंटों की मेहनत है आप यकीन नहीं करोगे। अगला पॉइंट है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, ठीक है। ये आपके किलपैट्रिक ने कहा था। तो जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो डिसीजन टफ लेने पड़ते हैं वो इसी स्टेज के अंदर लेने पड़ते हैं। अपने कैरियर से संबंधित लेना पड़ता है, अपने घर वालों से जो द्वंद्व होता है वो आपका इसी स्टेज में बच्चों को देखने को मिलता है, ठीक है। घर वाले कुछ कहते हैं, बच्चा कुछ और कहता है। इसे संघर्ष की, तनाव की, आंधी तूफान की जितने भी मतलब बवंडर देखने को मिलते हैं वो आपको इसी स्टेज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है, इसे स्टैनली होल ने कहा है। तो इस तरीके के बेसिकली क्वेश्चन नहीं आते हैं कि स्टैनली होल ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी मतलब परेशानियां, दिक्कत, आंधी तूफान, बाउंडर देखने को मिलते हैं वो आपके इसी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं।
इसमें विषमलिंगी आकर्षक देखने को मिलता है। विषमलिंगी आकर्षक मतलब जो लड़का होता है, जो मेल होता है, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो विषमलिंगी आकर्षण आपको देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि हार्मोन से संबंधित जो चेंज होते हैं वो किस अवस्था में देखने को मिलते हैं। आपको जो हार्मोन में चेंज आना शुरू हो जाता है वो आपके एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था में आपको देखने को आपको मिलते हैं। हार्मोन से संबंधित जो चेंज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट और क्या दिया हुआ है इसमें। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर तार्किक चिंतन स्टार्ट करते हैं, यहां पर अमूर्त चिंतन करना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। इस अवस्था में हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की भावना स्टार्ट हो जाती है। मतलब बच्चा किसी को अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। लड़के किसी को, जैसे मान लो किसी को भगत सिंह मानकर, किसी को हनुमान जी मानकर, या किसी को सलमान खान मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लड़के मान लो किसी को कैटरीना कैफ मानकर, किसी को ऐश्वर्या राय मानकर, या किसी को रानी लक्ष्मीबाई मानकर किसी करती होगी तो उसको फॉलो मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो वीर पूजा की जो भावना होती है, हीरो वर्शिप की जो भावना होती है, वो आपकी एडोलसेंस में आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट की ओर। यहां पर आपकी एक खत्म हो गई आपकी जो विकास की जो आपकी अवस्थाएं थी। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका जीन प्याजे। इसके चलिए अब बात करते हैं जीन प्याजे के ऊपर बात करते हैं। जीन प्याजे का सिद्धांत जो आपके एग्जाम में आने ही आना होता है, इसके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जीन प्याजे के सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जीन प्याजे के ऊपर बात करते हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो जीन प्याजे आपके कहां के मनोवैज्ञानिक थे, आपके स्विट्जरलैंड के आपके मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन प्याजे ने यह कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर कि जैसे जैसे आदमी के अंदर मैच्योरेशन आती जाती है, जैसे जैसे उसके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती जाती है, परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में दिमाग में कंसेप्ट बनाता रहता है, उसके अंदर उसका विकास होता रहता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। भाई जैसा हम लोग छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, आज हम इतने बड़े हो गए, तो हमारे अंदर क्या आती गई, मैच्योरेशन आती गई, परिपक्वता आती गई। उसके बाद हमारा खुद अपने आप क्या होता गया, हमारा विकास होता गया, हमारा कॉग्निटिव, हमारा डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, तो ये बात इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताई। अब और पढ़ते हैं जीन प्याजे के बारे में। देखो मैच्योरेशन के बारे में एक पॉइंट आपका ये भी निकल कर आता है कि मैच्योरेशन क्या होती है, जब आदमी बड़ा होता रहता है तो मैच्योरिटी आती रहती है। ठीक है, और किसकी वजह से आती है, बायोलॉजिकल जो चेंज आते रहते हैं उसकी वजह से मैच्योरिटी आपकी आती रहती है, जिसका संबंध आपका किससे होता है, आपका हेरिडिटी से होता है। ठीक है, छोटे से लेके पैदा होने से लेके अभी तक कितने ज्यादा बायोलॉजिकल चेंज हमारे अंदर आ गए, जितने चेंज आते गए, जितना आदमी बड़ा होता गया, उतनी ज्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी आती गई। अब देखिए जीन प्याजे के कुछ पॉइंट है, इनके कुछ स्टेटमेंट है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इनके ऊपर एक बार जरा नजर डालिए। प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चों को इसने एक्टिव माना है। ठीक है, कि बच्चा होता है जो होता है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, एक्टिव होकर अपने ज्ञान को एक्वायर करता है, उसको ग्रहण करता है। और दूसरी बात, बच्चों को इसने अपना नन्हा वैज्ञानिक माना है। आपके घर में भी जो बच्चे होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो चीजों को तोड़ फोड़ करते रहते हैं। आप बेफालतू में उनको मारते रहते हो, वो बच्चों को चीजों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। ठीक है, कभी दीवार को गंदा कर देते हैं। एक्चुअली में बच्चों को इसलिए इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक माना है, जो चीजों को तोड़ फोड़ करके चीजें सीखते हैं। कई आपके मनोवैज्ञानिकों ने वाली बात कही है कि बच्चों को आप ये काम करने दो, आप कहोगे बड़े बेकार है। ठीक है, जब तुम्हारे घर में करेगा जब पता चलेगी। जब बच्चा चीजों को जोड़ तोड़ करता है, तोड़ फोड़ करता है, तो उनके माध्यम से बहुत चीजें सीखता है। तो ये काम उनको करने दिया करो। ठीक है, हालांकि घर के अंदर आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली इनसे। तो बच्चों को इसने सक्रिय ज्ञान का निर्माता माना है और नन्हा वैज्ञानिक माना है। प्याजे ने कहा है कि बच्चे का जो चिंतन होता है, जो बड़ों का जो चिंतन होता है और जो छोटों का जो चिंतन होता है, वो मात्रात्मक रूप से सेम है, क्वांटिटी में तो सेम है, लेकिन वो गुणात्मक रूप से अलग है। भाई जो बड़ा होता है उसका सोचने का तरीका अलग होता है, जो बच्चा होता है उसका सोचने का तरीका अलग होता है। तो गुणात्मक रूप से तो अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी में तो सेम है। ये मानता है कौन, प्याजे मानता है। बच्चे जो है वातावरण से इंटरेक्ट करके प्रोग्रेस करते हैं। जो उनका एनवायरमेंट होता है उससे इंटरेक्ट करके, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, आपस में उनसे क्या काम करेंगे, फिर सीखते हैं। और सीखते हैं कैसे, एक्टिव होकर सीखते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट थे आपके जीन प्याजे के जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब इनका कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, जो आपके जीन प्याजे का कंसेप्ट है। पहला आपका अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि वातावरण के अनुसार खुद को डालना, वो होता है आपका एडेप्टेशन होता है। जैसा अभी क्या वातावरण चल रहा है सीटेट का, तो सीटेट के अकॉर्डिंग आपने क्या डाला हुआ है अपने आप को,
अपने आप को डाल लिया कि सीटेट के लिए सीटेट को उखाड़ फेंकेंगे, तो वातावरण के अकॉर्डिंग क्या काम कर लिया, अपने अपने आप को ढाल लिया, तो ये होता है आपका एडेप्टेशन, यानी कि आपका अनुकूलन होता है। अभी जो एडेप्टेशन होता है, इसकी जो आपकी प्रक्रिया होती है, आपकी दो प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक होती है आपकी एसिमिलेशन, एक होती है आपकी अकोमोडेशन। एसिमिलेशन जिसको आत्मसात्करण कहते हैं, एसिमिलेशन होता है जब आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हैं। क्या होता है, जब प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ा जाता है तो आपका एसिमिलेशन होता है, वो होता है आपका एसिमिलेशन, ठीक है। वो कैसे, मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई डॉगी देखा, ठीक है, अब सफेद रंग का डॉगी देख लिया कि डॉगी है, इसकी 4 टांगे है, व्हाइट कलर का डॉगी है, इसकी मूछें है और भो भो कर रहा है, तो इसने ये डॉगी का कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर फिट कर लिया। कुछ दिनों के बाद बच्चे ने एक और डॉगी देखा, ये ब्राउन कलर का डॉगी देख लिया। अब बच्चा फिर ये कंफ्यूज हो गया, यार इसकी भी 4 टांगे है, ये भी बोबो कर रहा है, इसकी भी मूछें है। तो बच्चे ने क्या काम कर लिया कि भाई जो डॉगी होते हैं वो व्हाइट भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। तो बच्चे ने जो अपना उसका पूर्व ज्ञान था, प्रीवियस नॉलेज थी, पूर्व ज्ञान में उसने नए ज्ञान को जोड़ लिया कि जो डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, काले भूरे सफेद, वो कैसे भी हो सकते हैं। तो ये होता है आपका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के अलावा दूसरा होता है आपका अकोमोडेशन होता है, यानी कि समायोजन होता है। जो उसकी जो नॉलेज होती है, अब बच्चा समझ गया कि डॉगी आपके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब बच्चे ने क्या काम करा, जब अपने ज्ञान उसको कुछ दिनों के बाद उसको बिल्ली मिल गई, ठीक है, अब डॉगी का कंसेप्ट तो बच्चा समझ गया, अब कुछ दिनों के बाद उसको बिल्ली मिल गई, बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया, यार इसकी भी 4 टांगे, इसकी भी पूछे, इसकी भी मूछे है, लेकिन ये भो नहीं कर रही, ये तो म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब बच्चों को बताया कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये तो बिल्ली है। अब बच्चे ने अपने माइंड के अंदर ये वाला कंसेप्ट बैठाया कि भाई जरूरी नहीं है जिनकी 4 टांगे हो, पूछ हो, वो डॉगी भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, वो टाइगर भी हो सकता है, वो कोई भी जानवर हो सकता है। तो बच्चे ने अपने जो उसका ज्ञान था उसको मॉडिफाई करा, क्या काम करा, उसको मॉडिफाई करा, उसको संशोधित करा, और संशोधित करने के बाद उसने वातावरण के साथ फिर तालमेल बैठाया। इसको कहा जाता है आपका अकोमोडेशन कहा जाता है। तो अकोमोडेशन में आप लोग समझ गए, अकोमोडेशन में उसने अपनी नॉलेज को मॉडिफाई करा, उसको संशोधित करा कि भाई जिसकी 4 टांगे मूछे है वो XYZ कोई भी आपका जानवर हो सकता है। तो एसिमिलेशन अकोमोडेशन आपके 2 प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक। आगे बढ़ते हैं आपके इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रेशन जिसको बोल देते हैं। जो आपका एसिमिलेशन और जो आपका अकोमोडेशन होता है, इनके बीच का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इनके बीच का जो प्रोसेस होता है उसको, उसके बीच के संतुलन को कहा जाता है आपका इक्विलिब्रियम कहा जाता है, यानी कि आपका साम्य धारण कहा जाता है, ठीक है। यानी जो बच्चा यहां पर एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जो यहां पर संतुलन बैठा रहा है, डॉगी और कुत्ते के बीच में जो यहां पर संतुलन बैठा रहा है, बराबर बैठा रहा है, तालमेल बैठा रहा है, तो इनके बीच की जो प्रक्रिया है यह आपका क्या होता है, यह आपका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। यहां पर तालमेल बैठा रहा है, यह आपका क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम होता है, यानी आत्मसात्करण और आपका समायोजन के बीच की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन बैठाना आपका इक्विलिब्रियम यानी कि आपका संतुलन होता है। अच्छा, अगर बच्चा संतुलन ना बैठा पाए, वहां तो उसने संतुलन बैठा लिया कि भाई जो पहले कुत्ता देखा फिर बिल्ली देखी कि भाई 4 टांग वाले, मूछ वाले और मतलब इस तरीके का कोई भी जानवर हो सकता है। अगर बच्चा इस कंसेप्ट को ना समझ पाए तो क्या होगा, अगर बच्चा इस कंसेप्ट को ना समझ पाए और संतुलन ना बैठाए तो इक्विलिब्रियम की जगह ये हो जाएगा आपका डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका असंतुलन हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्कीमा, ठीक है। स्कीमा वैसे नहीं कह रहा भाई, स्कीमा कह रहा हूं, ठीक है। स्कीमा के बारे में बात करते हैं कि जो सूचनाएं होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है, कौन करता है, स्कीमा करता है। अब देखो बचपन से लेके अभी तक हमारे माइंड के अंदर पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, ठीक है। पता नहीं आपके माइंड के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, मेरे माइंड के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है। जैसा आपके माइंड के अंदर मेरे से संबंधित इंफॉर्मेशन है कि हमारे सचिन सर है, हमारे डेली 8 बजे आके क्लास पढ़ाते हैं, हमारे लिए मॉक टेस्ट उन्होंने रखे हुए हैं या नोट्स वगैरह हमको दिए, ठीक है, हमारा एग्जाम में हमको पास कराएंगे, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपने मेरे प्रति रखे हुए है। और इन इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने माइंड के अंदर, इन इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने माइंड में मेरे प्रति आपने कंसेप्ट बना लिया, इनका इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका स्कीमा, इसको कहा जाता है। जो आपकी स्कीमा की जो प्रवृत्ति होती है, या मेरी अंदर भी जो स्कीमा है, ये जो प्रवृत्ति होती है जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। कैसे होती है, ये हम लोगों के बीच में जन्मजात होती है, यानी कि बाई बर्थ होती है, ठीक है, जो स्कीमा की प्रवृत्ति होती है, ठीक। चलिए बढ़ते आपके
अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका संगठन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग स्कीमा समझ गए कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड के अंदर है उनका यूज करके जब आपने दुनिया किसी चीज के प्रति कंसेप्ट बना लिया, जैसे मेरे प्रति कंसेप्ट बना लिया इसके इंफॉर्मेशन का यूज करके। अब देखिए जो स्कीमाएं होती है, जब आपने इन स्कीमाओं को रीअरेंज करते हो, कैसे करते हो, रीअरेंज करते हो। जैसे मान लीजिए आप मेरे बारे में आपको किसी ने बताया कि भाई यूट्यूब पर एक सचिन सर है जो सीटेट की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यूट्यूब पर आए, सचिन सर आपने देखा, उसके बाद मेरी आपने फिर क्लास देखनी शुरू करी, क्लास देखने के बाद आपको क्लास पसंद आई, उसके बाद मैं भी पसंद आया हूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपने क्लास देखी, फिर आपने डेली प्रैक्टिस करना शुरू करा, उसके बाद आपने जो भी अपना मॉक टेस्ट लिए या नोट्स लिए वो आपने करने शुरू करे, उसके बाद आपका सीटेट का एग्जाम आपका पास हो गया, उसके बाद आप लोग मेरे पास इंटरव्यू देने आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो मेरे प्रति स्कीम आई थी उनको रीअरेंज कर दिया, उनको पुनर्व्यवस्थित कर लिया। तो जो स्कीमाओं को रीअरेंज करने का प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, रीअरेंज कर लिया स्कीमाओं को, ये कहा जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको समझ गए। चलिए अब बात करते हैं जीन पियाजे की स्टेजेस की बात करते हैं। जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, जीन पियाजे की स्टेजेस के बारे में, ठीक। देखिए जीन पियाजे ने स्टेज बताई थी 4, इसके बारे में करते हैं बात एक एक करके, ठीक। चलिए तो जीन पियाजे की जो पहली स्टेज है उस स्टेज का नाम है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की। जब बच्चा जन्म से लेके 2 साल तक का होता है, जिसमें बच्चा जो चीजें सीखता है वो अपनी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू सीखता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं जीन पियाजे की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें बच्चा अपने किसके माध्यम से सीखता है, अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जब बच्चा 2 साल तक का बच्चा होता है, कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं बच्चे के? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं बच्चे की, आंख, नाक, कान, जीभ और जो। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चों को आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है, ठीक है। कौन सा गुण बच्चे के अंदर आ जाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर इस स्टेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। आज कोई भी मतलब बाधा नहीं आएगी हमारी क्लास के बीच में, चाहे कैमरा खराब हो चाहे कुछ भी खराब हो। तो इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी जब जो बच्चा होता है वो चीजों के बारे में छाप बनाना शुरू कर देता है या छुपी हुई चीजों को भी ढूंढ कर निकाल लेता है। आप लोग एक काम कर लेना, भले ही आप 2 साल तक के बच्चों के सामने कुछ चाबी कहीं पर रख दो, अलमारी पर रख दो या कुर्सी के पीछे रख दो, तो बच्चा उस चीज को जो है ना, छुपी हुई चीज को भी ढूंढ कर निकाल देगा आपके सामने कि मम्मी ये रही चाबी, पापा ये रही चाबी। तो बच्चा इन चीजों को जो ढूंढ कर निकाल लेता है वो अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू ढूंढ कर निकाल लेता है। किसके? सेंसरी ऑर्गन के थ्रू ढूंढ कर निकाल लेता है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। उसके अलावा बात करते हैं अगली स्टेज जो होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। जब बच्चा होता है आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का आपका बच्चा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर होता है, कोई भी काम करने से पहले की जो अवस्था होती है, ठीक है, कोई काम करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो सामने आने वाली चीजें होती है उनको देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन इसमें कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। वो क्या 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 चीजें होती है जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कौन कौन सी चीजें होती है। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे को प्रतीकों यानी सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है। यह क्वेश्चन पिछली बार सीटेट के एग्जाम में भर भर के पूछा गया कि किस स्टेज के अंदर बच्चों को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है। देखिए बच्चों को सामने आप कुछ भी नाम लोगे, उसके माइंड के अंदर उसकी नॉलेज बन जाएगी। आप बच्चों से कहोगे साइकिल, एकदम माइंड के अंदर साइकिल की नॉलेज बन जाएगी। आप बच्चों से कहोगे घोड़ा, तो घोड़े की नॉलेज बन जाएगी। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं हमेशा कि जब हम छोटे से थे तो हम अपने पापा को, दादा को या घर के अंदर जो भी कोई बड़ा सदस्य होता था तो उसको क्या बनाते थे? घोड़ा या हाथी, और फिर उसके ऊपर बैठ जाते थे, चल मेरे घोड़े तुक तुक या चल मेरे हाथी, उसको हाथी की सवारी कराते थे। तो हमारे माइंड के अंदर हमको पता था घोड़ा किस प्रकार चलता है, हाथी किस प्रकार चलता है। तो ये क्या होती थी, हमें ये पता था कि ये जो सिंबल्स होते हैं, ये जो प्रतीक होते हैं वो किस प्रकार दिखते हैं, ठीक है, उनकी छवि किस प्रकार की है। तो जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बच्चे ने आलू के चिप्स को देखकर इसको क्या कहा? तितली कहा। तो बच्चों को चिप्स को देखकर उसके माइंड में पता था कि तितली चिप्स जैसी दिखती है। तो ये जो छवि बनती है प्रतीकों के प्रति, वो किस स्टेज में बन जाती है? वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, ये होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका हो जाता है। अच्छा ये देखो बड़ा विवाद इसके ऊपर बड़ा विवाद होता है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस स्टेज के अंदर आता है। अब देखो इसको समझो जरा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये बेसिकली मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ये आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, ठीक है।
किसके अंदर आता है? आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। आप क्या होगा सर, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है, लेकिन आपने तो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर दिया हुआ है। देखिए मैं बार बार कहता हूं, आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही है। जब बच्चा किसी गोल के प्रति अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है, मान लीजिए बच्चों को भूख लगी, तो भूख लगने के बाद बच्चा रोना शुरू कर देता है, या उसके पास जाएगा, बोतल लेगा, ठीक है, या खाना लेगा और अपना उसको खाने का अपनी भूख को निपटा देगा, ठीक है। तो जो भी उसको गोल दिखेगा, ठीक है, खाना दिखा, पानी दिखा, तो उसके प्रति व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो ये जो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ये आपका सेंसरी आपका मोटर स्टेज में आता है। बट ये क्वेश्चन जब पिछली बार आपके सीटेट के एग्जाम में आया था, बट सीटेट के एग्जाम में इस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को आपका सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं दिया। तो सेंसरी मोटर स्टेज में ना देकर इसको उन्होंने दिया आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में दिया। तो वहां पर क्वेश्चन आपका ऑप्शन के अंदर आपका सेंसरी मोटर स्टेज था ही नहीं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया और सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, तो अगर एग्जामिनर ने भाई साहब ने क्वेश्चन दे दिया, तो हम चैलेंज के लिए इस क्वेश्चन का रेफरेंस लगा देंगे कि भाई साहब आपने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसकी हिम्मत नहीं है इस क्वेश्चन को गलत करने की। तो नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। लेकिन अगर भाई साहब ने क्वेश्चन दे दिया सीटेट में, तो वो पकड़ा जाएगा अपनी गलती के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर मानना है। लेकिन अगर वैसा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। इसलिए मैं इस चीज को बार बार एक्सप्लेन भी करा चुका हूं, जब मैंने पहले भी इसको बताया था, ठीक है। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप लोग समझ गए। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता जो होती है आपकी, वैसे दोनों स्टेज में होती है, लेकिन सीटेट वालों ने इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका डाला है। अगला देखते हैं, अगले के बारे में बात करते हैं। अगला आपका ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, बस वही सही है, पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले, ठीक है, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे ही सब लोग करें, जो मैं कर रहा हूं वही सब करे, तो ये होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म होता है। और जो बच्चों की जो लैंग्वेज भी जो होती है, वो कैसी होती है? ईगोसेंट्रिक होती है, ठीक है। तो ये आपका किसी स्टेज के अंदर बच्चा करता है? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर करता है। जैसा अब यहां पर बच्चा ये चल रहा है, स्केटिंग चला रहा है, तो चाह रहा है कि सब बच्चे इसी तरीके से स्केटिंग करें। अब बच्चा, किसी ने टीवी खोलकर देख लिया, और मैंने कहा था कि अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है, शिनचैन देख रहा है, और वहां पर उसके पेरेंट्स आ गए, तो बच्चा क्या काम करेगा? तुम भी शिनचैन देखो मम्मी पापा, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा और चैनल मत लगा देना। तो बच्चा जो चाह रहा है, जो सोच रहा है, जो कर रहा है, वो चाहता है पूरी दुनिया उसी काम को करे। तो ये होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म, होता है आपका ईगोसेंट्रिक होता है। अगला कंसेप्ट है आपका जीववाद का, एनिमिज्म का। जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के अंदर डिफरेंस ना कर पाए, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस नहीं कर पाता, ये होता आपका जीववाद का कंसेप्ट होता है, जो बच्चा प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर नहीं कर पाता, जब बच्चा 2 और 7 साल का होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चल रहा, चलते चलते गिर गया, और गिरने के बाद बच्चा रोना शुरू कर देगा, और रोने के बाद तभी उसकी मम्मी आती है, पापा आती है, अरे मेरा बेटा गिर गया, ठीक है, किसने मारा तुझे? धरती माँ ने मारा। उसके बाद धरती माँ आकर 2-3 लगाना शुरू कर देती है। बच्चा उसके बाद चुप हो जाएगा, और चुप होने के बाद या कहेगा मम्मा इसे और मारो जो है। उसके बाद और धरती की पिटाई होती है, या गेट में लग गया तो गेट को और मारेंगे, ठीक है, कि और गेट की और पिटाई कर देते हूं मैं, और गेट की पिट्टी कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई वो आपकी निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो आपके गेट हो गया है, जो धरती हो गया। लेकिन बच्चों को एक कंसेप्ट समझ में नहीं आता सजीव और निर्जीव चीजों का। तो यही होता है आपका जीववाद का कंसेप्ट होता है, एनिमिज्म का आपका कंसेप्ट होता है। जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके चलते हुए जो आपके बादल होते हैं, लुढ़कते हुए जो आपके पत्थर होते हैं, तो बच्चा इनकी जो मनसाएं होती है उनको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो इनको जो है सजीव चीज के रूप में देख रहा है। तो यहां पर वो किस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा है? तो आपका एनिमिस्टिक व्यू को समझ नहीं पा रहा है, यानी जीववाद के कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जीववाद का कंसेप्ट हो गया। अगले के ऊपर बढ़ते हैं। अगला आपका अपलटावी का गुण, यानी कि इसको प्रतिवर्ती भी कह सकते हो, इरिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हो। जब बच्चा चीजों को उल्टा पलटना नहीं सीख पाता। वो कैसे नहीं सीख पाता? देखिए, अगर मान लीजिए किसी गिलास में पानी रखा हुआ है और इसको फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखने के बाद ये सॉलिड शेप में आ गया, यानी कि बर्फ की शेप में हो गया, तो बच्चा कहेगा हाँ ठीक है, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा, बर्फ में हो जाएगा। लेकिन अगर बर्फ से वापस इसको लिक्विड में कर दिया, तो बच्चा इस चीज को समझ नहीं पाएगा कि ये वापस कैसे हो गया। इसी से संबंधित जीन पियाजे ने एक बड़ा महत्वपूर्ण अपना एक्सपेरिमेंट करा था। जीन पियाजे ने अपने बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करा था।
ये इनका घर था, ठीक है। तो जीन प्याजे ने एक बार कहा कि चल बेटा आज मैं तुझे तेरे स्कूल लेकर चलूंगा, ठीक है। तो जीन प्याजे ने अपने बेटे के साथ स्कूल जाने का फैसला करा। सुनते जाना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो इन्होंने कहा कि चल मैं आज बेटा तुझे अपने स्कूल लेकर चलूंगा। तो जीन प्याजे के घर से ये अपने बेटे को अपना स्कूल लेकर चल दिया, ठीक है। तो ये चल दिया इसको स्कूल लेकर, तो स्कूल में छोड़ दिया इसने अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के बाद उसने कहा बेटा अब तू वापस चला जाएगा। तो उसने कहा नहीं पापा मैं वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो आ तो गया था लेकिन वापस नहीं जा सकता था। तो बेसिकली यही से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया आपका आपलटावी का, कि बच्चा एक चीज को कर तो रहा है लेकिन उसको वापस नहीं कर पा रहा है। जैसे यहां पर लिक्विड से सॉलिड में तो समझ गया, लेकिन सॉलिड से लिक्विड में नहीं समझ पा रहा। तो ये होता है आपका आपलटावी का गुण होता है। बेसिकली इसी सिद्धांत के ऊपर इनका इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, इनकी आलोचनाएं भी की गई थी। कई सारी आलोचना इनकी की गई थी। पहली आलोचना तो ये भी करी गई थी कि अपने बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया भाई, ठीक है। और एक आलोचना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है भाई, ये ध्यान से सुनना इसको, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर इन्होंने बच्चे के लेवल को कम आका। क्या आप आका? इन्होंने बच्चे के लेवल को कम आका। भाई आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसा आपलटावी का गुण होता है, जीववाद का जो आपका कंसेप्ट होता है, आपके घर में भी बच्चा होगा, 7 साल तक का बच्चा होगा आपके घर में, लेकिन अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग दे दे अच्छी, सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में बता दे, आपलटावी की थोड़ी सी चीजें बता दे कि नहीं बच्चा इस तरीके से वापस आ जाता है, या घर से स्कूल की दूरी, स्कूल से घर की दूरी के बारे में बता दे, तो बच्चा इन चीजों को समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल आराम से इन चीजों को बच्चा समझ पाएगा। लेकिन जीन प्याजे ने कहा नहीं, इन चीजों को समझ में नहीं पाएगा। तो इस चीज के ऊपर इनकी क्रिटिसाइज भी हुआ था, इनकी आलोचना भी हुई थी। ये पॉइंट आपका पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक आलोचना ये भी हुई थी कि इन्होंने जो अपनी 4 स्टेज बताई थी, इन्होंने 4 स्टेज को अनचेंजेबल यानी कि अपरिवर्तनशील बताया। क्या बताया? अपरिवर्तनशील बताया। इन्होंने कहा भाई मेरी जो 4 स्टेज है उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर हम एक अच्छा एनवायरमेंट दे दे, अगर हम एक अच्छा एनवायरमेंट बच्चों को दे दे, तो क्या इनके अंदर चेंज नहीं हो सकता? इसके अंदर भी चेंज हो सकता है, चारों के अंदर, और आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये आलोचना जो हुई थी आपके जीन प्याजे की ऊपर, इनकी आलोचनाएं हुई थी, ठीक है। यहां तक आप लोग समझिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। आगे के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। भाई लाइक वाइक आप करो। एक बच्चा कह रहा है कि इतने लाइक कर दो, बच्चों को टेंशन है। देखो लाइक वाइक के ऊपर यार मैं कभी करता नहीं हूं, ये काम आप लोगों का है लाइक करने का। अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप करोगे, वरना मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड बच्चों का सीटेट में पास करा वो अकेले दम पर, और वो मैं हर साल कराता हूँ, ठीक है। बाकी लाइक तो आप लोग अपने आप कर ही दोगे। अगला क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कह रहा हूं, अगला कंसेप्ट आ गया आपका कि बच्चा मुद्रा संप्रत्यय के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। मुद्रा संप्रत्यय यानी जो मनी कंसेप्ट जो होता है उसको नहीं समझ पाता। बच्चे के सामने आप 500 के 2,000 के नोट दे दो कई सारे, और एक तरफ बहुत सारे सिक्के दे दो, तो बच्चा सिक्कों को ज्यादा पकड़ेगा। उसे पता ही नहीं है कि नोट की कितनी वैल्यू होती है 2,000 की। इस कंसेप्ट को बच्चा नहीं समझ पाता 2 से लेकर 7 साल तक का। लेकिन आप में से कुछ कहोगे कि सर मेरे घर में तो बच्चा जो है 2,000 के नोट को पकड़ लेता। वही तो कह रहे हैं कि अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे दे तो चेंज किया जा सकता है ना। तो इसलिए तो इनकी आलोचना हुई थी आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जो इन्होंने कम आंका था बच्चे के लेवल को। बच्चा भार को यानी वेट के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। एक तरफ तो बहुत सारी रुई डाल दो, बहुत सारी रुई डाल दो, ठीक है, और एक तरफ छोटा सा वेट डाल दो लोहे का, तो बच्चा रुई को समझेगा रुई बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वेट को सोचेगा वेट कम है। तो बच्चा वेट के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। बच्चा हाइट के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। बच्चा क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। तो जितने भी आपके कंसेप्ट होते हैं बच्चा इनके किसी भी कंसेप्ट को नहीं समझ पाता। किसमें? आपके प्री ऑपरेशनल आपके स्टेज के अंदर, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज की केवल एक चीज पर हम ध्यान दें, तो ये होता है आपका सेंट्रेशन होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज की केवल एक चीज पर ध्यान दें वो होता है सेंट्रेशन। जैसे कि आपके सामने, मेरे सामने फोन है, अगर मैं फोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग के लिए करूं तो होता है आपका सेंट्रेशन होता है। लेकिन अगर मैं फोन का इस्तेमाल आपके मैसेज के लिए कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट्सएप के लिए कर रहा हूं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? डिसेंट्रेशन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका डिसेंट्रेशन हो जाएगा। जब मैं
एक चीज की एक से ज्यादा विशेषताओं पर ध्यान दे रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका डिसेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेन है तो पेन का इस्तेमाल अगर मैं खाली लिखने के लिए कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण हो जाएगा। लेकिन अगर पेन का इस्तेमाल अगर कोई लड़की अपने बालों में जूड़ा लगाने के लिए करे, पेन का इस्तेमाल अगर मैं मान लो टीएलएम के लिए यूज कर लूं, बच्चों को एडिशन सिखाने के लिए करूं, ठीक है, किसी को मानने के लिए करूं, तो कई जगह इसकी विशेषता का यूज करूं तो आपका डिसेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका कंजर्वेशन का, यानी कि आपका संरक्षण का। कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर हम किसी के साइज या शेप में चेंज कर दे लेकिन उसकी क्वांटिटी में असर ना पड़े तो उसको कहा जाता है आपका संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन कहा जाता है। और बच्चा इस कंसेप्ट को आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर समझ नहीं पाता। अब देखिए सामने आपके 2 गिलास रखे हैं, ठीक है, अब 2 गिलास के अंदर मान लो इसमें पानी मिला दिया दोनों गिलास के अंदर और बच्चों के सामने रख दिया कि बेटा ले 2 गिलास में पानी है, बताओ कौन से गिलास को लोगे। तो बच्चा सबसे पहले बड़े वाले गिलास के ऊपर टूटेगा क्योंकि बच्चों को वो चीज सबसे पहले चाहिए जो बड़ी उसको दिखती हो। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर बच्चा सबसे पहले जाता है जो उसको चीज बड़ी दिखती है। तो बच्चा इस चीज का कंसेप्ट को समझ नहीं पाता, यार क्वांटिटी तो सेम है कोई सा भी ले लो, इस चीज को नहीं समझ पाता। ठीक है, तो बच्चा बड़ी चीज को सबसे पहले पकड़ता है। ये होता है कंजर्वेशन का कंसेप्ट जो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चों को नहीं आता। अगला कंसेप्ट है आपका सीरियसन का, क्रमबद्धता का। जब बच्चा चीजों को, तथ्य को उनके आकार की योग्यताओं के अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस में नहीं रख पाता। जैसे बच्चों को कह दिया बेटा ये 5 उंगली है, इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाओ, कौन सबसे छोटी है, फिर कौन उससे बड़ी है, कौन उससे बड़ी है, फिर कौन उससे बड़ी है। तो बच्चा इसको सीक्वेंस में क्रम के अकॉर्डिंग नहीं लगा पा रहा। तो ये कौन सी स्टेज के अंदर होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, आप बहुत से बच्चे लगा भी लेंगे तो आपको भी आलोचना करनी चाहिए भाई जीन प्याजे की। ठीक, तो ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई। अब आती है आपकी अगली स्टेज जो कि होती है आपकी कॉन्क्रीट स्टेज, जिसमें बच्चा होता है आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा होता है। अब बच्चा 7 साल से लेकर 11 साल तक का आपका बच्चा हो गया। अब इसमें क्या करता है बच्चा, चीजों को देखकर ही कुछ कर पाएगा। ठीक है, कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो होती है आपकी कॉन्क्रीट चीज होती है। ठीक है, और उन पर क्या काम करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा थिंकिंग यानी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके चिंतन में जो परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, वो आपकी फॉर्मल स्टेज के अंदर आती है। चिंतन तो इसमें स्टार्ट होता है, लेकिन चिंतन में जो मेच्योरिटी आती है या अमूर्त चिंतन जो बच्चा स्टार्ट करता है वो आपका फॉर्मल स्टेज में आपका स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा इस स्टेज में क्या होता है, जितने भी आपके कंसेप्ट थे, अपलटावी, जीववाद, अलाना, फलाना, डिकाना, जितने भी ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट बताए वो सारे इस स्टेज में बच्चा करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, आपके किसमें, मूर्त संक्रियात्मक आपके अवस्था के अंदर जो ऊपर बच्चा आपके नहीं कर पा रहा था वो इस स्टेज के अंदर आपका बच्चा करना स्टार्ट कर जाता है। आगे देखते हैं अगले के बारे में, इंडक्टिव थिंकिंग, आगमनात्मक तर्कना। इंडक्टिव मेथड के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा, जिसमें बच्चों को पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, यानी पहले उनको उदाहरण बताए जाते हैं और फिर उनको नियम यानी कि रूल की तरफ ले जाया जाता है। ये होता है आपकी इंडक्टिव थिंकिंग, यानी कि आपको उदाहरण के ऊपर तर्क देकर नियमों की ओर ले जाया जाता है। तो ये होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पहले बच्चों को कोई कॉन्क्रीट चीज बताई जाएगी, उससे जुड़ा उनको एग्जाम्पल बताया जाएगा और फिर उनको नियमों की ओर ले जाया जाएगा। तो ये जो इंडक्टिव थिंकिंग होती है, आगमनात्मक तर्कना होती है, ये आपकी कॉन्क्रीट आपकी स्टेज के अंदर होती है। ठीक, आगे देखते हैं अगली स्टेज के अंदर। अगली स्टेज हो गई आपकी लास्ट स्टेज, आपकी फॉर्मल आपकी स्टेज, यानी कि आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 11 साल से 15 साल या 11 साल प्लस भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्टेज होती है जो आपकी जीन प्याजे की आपकी अवस्था होती है। और इसमें बच्चा क्या काम करना शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, या उसके चिंतन में परिपक्वता आ जाती है, या वो चिंतन जो शुरू करता है वो एक साइंटिस्ट की तरह स्टार्ट कर देता है जो चिंतन करता है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड निकल कर आया जो इससे पहले सीटेट में यूज नहीं होता था, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन में बहुत यूज हुआ, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, हाइपोथेटिकल इंडक्टिव रीजनिंग कॉन्क्रीट में और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आपकी निगमनात्मक में आएगी। ठीक है, इसमें बच्चा क्या काम करता है, इसमें बच्चा अब नियमों के ऊपर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको उदाहरणों की ओर लेकर जाया जाता है, उसमें उल्टा किया जाता है। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आपकी फॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाती है जब बच्चा 7 साल से लेकर आपका बच्चा 11 साल तक का आपका हो जाता है। ठीक है,